हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए फिजिक्स के पीवाईक्यू को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बोलता है क्या कि कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। तो इसमें किया है आपके फ्लोरेस्टियन सिद्धांत को। किसको? फ्लोरेस्टियन सिद्धांत को। ये क्या कहता है? फ्लोरेस्टियन सिद्धांत के अनुसार ज्वलनशील पदार्थों में फ्लोरेस्टिन नामक पदार्थ होता है जो जलने पर बाहर निकलता है। क्लियर है? तो बाद में फिर कैलोरी सिद्धांत आया जिसने ऊष्मा को एक अदृश्य भारहीन द्रव माना और ऊष्मा तथा दहन की व्याख्या के लिए पुराने जो फ्लोरेस्टियन सिद्धांत था उसका स्थान ले लिया, यानी इसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। फिर आगे चल करके इस कैलोरी सिद्धांत को भी एंटोनी लेवजियर ने ऑक्सीजन सिद्धांत दिया था, तो उसने फिर क्या किया, इस कैलोरी सिद्धांत को भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं फ्लोरेस्टियन सिद्धांत था, उसको रिप्लेस किया कैलोरी सिद्धांत ने। कैलोरी सिद्धांत को रिप्लेस किया ऑक्सीजन सिद्धांत ने, और ऑक्सीजन सिद्धांत को रिप्लेस किया था गति किया उसका उष्मा गतिकीय सिद्धांत ने। किसने? उष्मा गतिकीय सिद्धांत ने। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो फ्लोरेस्टिन को किसने किया था? कैलोरी ने। कैलोरी को ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन को गतिकीय उष्मा गतिकीय ने। ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? कितना होता है आपका? तो ये आपका होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन बी जो होता है आपका, वो सेल्सियस पैमाने पर जल का त्रिक बिंदु होता है। क्लियर है? जल का त्रिक बिंदु वह विशेष अवस्था है जहां जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस एक साथ संतुलन में मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो जिस तापमान पर द्रव की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ रहती है उसको हम क्या कहते हैं? तो त्रिक बिंदु कहते हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो सेल्सियस में होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस, उसी को केल्विन में बदले हम तो वो हो जाता है आपका 273.16 केल्विन। कितना? 273.16 केल्विन। अगर आपसे दाब पूछ लिया जाए कि किस दाब पर जो जल का त्रिक बिंदु होता है, तो वो होता है आपका 611.657 पास्कल। कितना? 611.657 पास्कल। बाकी जो ऑप्शन उसको देखते हैं। -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका परम शून्य ताप है। क्या? परम शून्य ताप है। 0 डिग्री समझते हैं कि जल का हिमांक है, और 100 डिग्री क्या है आपका? जल का क्वथनांक है। क्लियर है? जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है और यह माइजनर प्रभाव के अधीन आता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें होता है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। जब अतिचालक बन जाता है तो माइजनर प्रभाव दिखाता है। माइजनर प्रभाव दिखाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पदार्थ के अंदर से चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नहीं गुजरता है। वही बोला है कि पूरी तरह से क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा। जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाए, इसको हम सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं, तो उसका तापमान उसके क्रांतिक तापमान से नीचे चला जाता है। ठीक है, अतिचालक कब बनेगा? जब उसका तापमान जो होगा उसके क्रांतिक तापमान से नीचे चला जाएगा, तब वह जाकर के माइनर प्रभाव प्रदर्शित करता है। माइनर प्रभाव प्रदर्शित करेगा तो क्या क्या होगा? तो अतिचालक के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो भी शून्य हो जाएगी। विद्युत प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। उसका प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा अतिचालक का। या माइनर प्रभाव दिखाएगा तो उस पदार्थ का। ठीक है, दोनों हो सकता है, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है अतिचालक के बाहर ढकेल दी जाती है, अंदर से नहीं जाएगा। जो ऊपर वाला है उसी को एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे धकेलता है। इसी कारण अतिचालक चुंबक के ऊपर तैर भी सकता है। ठीक है, जो अतिचालक होता है वो चुंबक के ऊपर भी तैर सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि मैग्वेल जो ट्रेन है, मैग्वेल ट्रेन, वो भी इसी सिद्धांत पे आपके काम करता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखें तो बोला क्या जा रहा है कि जब कोई पदार्थ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है तो अपने अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। अगर मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, जब आपके
पदार्थ का तापमान जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से यानी क्रांतिक तापमान से ज्यादा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ जाएगा, अंदर से होकर, देख रहे हैं आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपके पदार्थ के अंदर से होकर के जा रहा है। लेकिन जब आपके पदार्थ का तापमान जो है वो क्रांतिक तापमान से कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर से होकर नहीं जाएगा, उसके बाहर से वो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसके अंदर में 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बोला जा रहा है समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगार्ग जो वेवफ्रंट होता है, जो तरंग निकलता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो समदैशिक माध्यम बोला है और बिंदु स्रोत कैसा है, स्रोत कैसा है, वो बिंदु है, तो इससे जो भी आपका तरंग बनता है वो आपका होता है गोलीय तरंग। कैसा होता है, गोलीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि जब किसी समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं तो सभी दिशाओं में समान वेग से फैलती हैं, ठीक है। चूंकि तरंगें स्रोत से हर दिशा में समान रूप से प्रसारित होती है, इसलिए समान चरण वाले बिंदुओं को मिलाने पर गोले का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए तरंगार्ग का आकार जो होता है कैसा होता है, गोलीय होता है। तो गोलीय तरंगार्ग के लिए हम उदाहरण देख सकते हैं, बल्ब से निकलने वाला प्रकाश जो होता है उसका तरंग कैसा होता है, गोलीय होता है। शांत पानी में बिंदु पर उत्पन्न जो भी तरंग होता है वो भी आपका गोलीय होता है। किसी छोटे प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की तरंग जो होती है वो भी आपकी गोलीय होती है। बाकी क्वेश्चन को देखिए हम, तो बेलनाकार जो तरंग निकलता है वो तब निकलता है जब आपका स्रोत रेखीय होता है। कैसा स्रोत होता है, रेखीय स्रोत से बेलनाकार तरंग निकलती है, द्विघ्रितीय निकलती है, एक विशेष कंडीशन बनता है उस समय, हम आगे देखेंगे कैसा कंडीशन बनता है। गोलीय निकलता है किसी बिंदु स्रोत से, जो मेरा क्वेश्चन था, बिंदु स्रोत से कैसा निकलता है, गोलीय निकलता है। समतल कैसा निकलता है, जब स्रोत से बहुत दूर कोई अगर तरंग बनता है तो वो तरंग हमारा कैसा होता है, समतल तरंग होता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस पे अगर हम पानी में एक पत्थर डालते हैं, पत्थर कैसा काम करेगा, एक बिंदु स्रोत के जैसा काम करता है। पानी के सरफेस पे देखिए ये कैसा तरंग बन रहा है, ये आपका स्फेरिकल तरंग बन रहा है, ठीक है, या फिर पानी के अंदर तक बनेगा तो अगर आप उसको 3D में देखेंगे तो आपको ये ऐसा तरंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब समझ, अगर हम बात करें बेलनाकार तरंग की, तो जब हम किसी पानी में किसी डंडे को डाल करके इसमें कंपन उत्पन्न करते हैं तो वो तरंग जो आपका होता है वो बेलनाकार होता है, ठीक है। अगर हम किसी पानी में दो बिंदु पर पत्थर फेंके, ठीक है, या अगर हम दो बिंदु पर कोई तरंग उत्पन्न करते हैं तो उन दोनों तरंग के इंटरफेरेंस से जो भी हमारा तरंग पैदा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, दीर्घवृत्तीय तरंग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका माइजनर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है। तो अभी हमने देखा माइजनर प्रभाव किसका है, तो यह है आपका अतिचालक अवस्था का। माइजनर प्रभाव किसमें दिखाता है, अतिचालक में दिखाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर समांतर ताप परिसर कितना होता है, जो प्रयोगशाला में लोग थर्मामीटर यूज करते हैं उसका तापमान परिसर कितना होता है, कहां से कहां तक होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। कहां से, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगशालाओं में विभिन्न पदार्थों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसका सामान्य तापमान जो होता है परिसर वो -10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो यह पानी के हिमांक और क्वथनांक का फ़ारेनहाइट पैमाना है। जैसे अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी हमारा क्या होता है, जमता है, तो वही फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा पानी जो होता है वो क्वथनांक खौलता है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। एक और थर्मामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, चिकित्सीय थर्मामीटर, जो कि हम लोग यूज करते हैं बुखार उखार लगता है तो उसको नापने के लिए। तो चिकित्सीय थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो होता है आपका 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अगर हम उसको डिग्री सेल्सियस में बदलें तो ये होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड
5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान है, इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना है। अच्छा, हमारा जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर ma होता है ना। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास m दिया हुआ कितना 10 किलोग्राम, m कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम। बोलता है कि 5 मीटर प्रति एक समान वेग से चल रहा है, तो इसका वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, एक समान वेग से चलता है, ठीक है, जब एक समान वेग से चलता है तो इस वस्तु में त्वरण जो होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। एक समान वेग से कोई वस्तु चलती है, उसका वेग नहीं बदल रहा है, वेग फिक्स है, जैसे यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड फिक्स है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। जब त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो त्वरण का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना आ गया आपका 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ m की जगह हम रखेंगे 10 और a की जगह रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा आपका 0 न्यूटन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आप a की जगह यहाँ पे 5 यूज कर लेंगे तो 10 गुने 5 50 आंसर आ जाएगा, जो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे त्वरण कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बल कितना लगेगा वो भी आपका 0 लगेगा। क्लियर। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक कौन सा है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक कौन होता है, तो ये आपका होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी होता है। ध्वनि तीव्रता क्या होता है, तो ध्वनि तीव्रता की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को दर्शाती है, ठीक है। किसको दर्शाती है, ध्वनि ऊर्जा को। तो आई बराबर हो जाएगा आपका P बाई ए, P यानी कि पावर, पावर का आपका एसआई मात्रक होता है वाट और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया, क्या वाट मीटर स्क्वायर जो होता है ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। तो अगर आपको मात्रक निकालना है, ठीक है, उसका अगर डिफिनेशन आपको याद है तो आप मात्रक आराम से निकाल सकते हो। तो बोला क्या जा रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। तो किससे भाग देना है, क्षेत्रफल से। और गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को बोल रहा है, ऊर्जा को यहाँ पे नाम दिया गया है P से, ठीक है, पावर से। ये हो गया वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर वाट की बात करें तो शक्ति का मात्रक है, पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है, और मीटर प्रति सेकंड जो है आपका वो वेग का मात्रक है, ठीक है। ध्वनि तीव्रता का, अगर ध्वनि स्तर की बात करें, साउंड लेवल के मात्रक की बात करें तो हमारा होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिकी विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों की गहनता से जांच की थी। तो न्यूटन ने जो आपका यांत्रिकी का जो सिद्धांत दिया था उसका जांच किसने किया था, उसका जांच आपका किया था अर्नस्ट मार्च ने। किसने, अर्नस्ट मार्च ने, ऑप्शन बी। अर्नस्ट मार्च एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने न्यूटन की यांत्रिकी, न्यूटन मैकेनिज्म के मूलभूत सिद्धांतों, विशेष रूप से पूर्ण स्थान, पूर्ण समय और जड़त्व की अवधारणा की गहन और आलोचनात्मक समीक्षा की थी, ठीक है। किसने किया था, अर्नस्ट मार्च ने। उनके इन विचारों को बाद में मार्च का सिद्धांत कहा गया, ठीक है, जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया था, ठीक है। तो अर्नस्ट मार्च से ही प्रेरित होकर के अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर। अर्नस्ट मार्च जो थे, इन्होंने न्यूटन के प्रसिद्ध बाल्टी प्रयोग की तार्किक रूप से आलोचना की। इन्होंने तर्क दिया कि किसी वस्तु का जड़त्व किसी अदृश्य पूर्ण स्थान के सापेक्ष नहीं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद अन्य सभी पदार्थों के सापेक्ष तय होता है, ठीक है। बोला कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो स्थान पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो ब्रह्मांड में मौजूद जितना भी पदार्थ है उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव में ये तय होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी में, अगर द्रव्यमान निकालते हैं तो वहां कितना होता है, mg होता है, ठीक है। अगर ये चंद्रमा पे निकालते तो भी mg होगा, लेकिन जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है 1/6 गुना होता है। तो अगर हम पृथ्वी में जितना द्रव्यमान हमारा आ रहा है उसका 1/6 भाग जो होगा वो चंद्रमा पे द्रव्यमान आएगा, ठीक है।
तो वही चीज बात, जड़त्व जो होता है वो ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों से डिपेंडेंट होता है। इसका बाद है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, कौन है? मैक्सवेल। इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व को एक साथ जोड़कर विद्युत चुंबकत्व के प्रसिद्ध समीकरण दिए थे। गैलीलियो गैलीली ये आधुनिक भौतिकी और खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। किसके? भौतिकी और खगोल विज्ञान के, आधुनिक भौतिकी और खगोल विज्ञान के। ये न्यूटन से पहले के कालखंड के हैं, तो ये उसकी आलोचना तो कर ही नहीं सकते, तो ऐसे ही गलत हो गया। और न्यूटन ने स्वयं गैलीलियो के जड़त्व के विचारों का प्रयोगों को आधार बनाकर ही अपने गति के नियमों की रचना की थी। इसका अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो आइंस्टीन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांतों को रिप्लेस किया था। किसको? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांतों को रिप्लेस किया था। आइंस्टीन ने खुद अर्नेस्ट मार्च को सापेक्षता के सिद्धांत का अग्रदूत माना है। क्लियर? निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र m0 l0 t-2 होता है? ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक एक का किसका होता है। पहला बात करें ऑप्शन विकृति का। विकृति क्या होता है? तो विकृति का आपका जो फॉर्मूला होता है या डिफिनेशन होता है वो बोलता है आपका कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय आपका होता है मूल लंबाई। क्या होता है? मूल लंबाई, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एल से और डिवाइड बाई एल से। अच्छा, डेल्टा एल का कोई भी मात्रक हो, जैसे मीटर हो सकता है, और लंबाई का नाप सकते हैं मीटर में। तो लंबाई मीटर में होगा तो लंबाई का अंतर भी मीटर में होगा। ठीक है, जैसे लंबाई मान 11 मीटर है और एक अंतर उसका 10 मीटर है, कितना आ गया? 1 मीटर आ गया, तो मीटर में ही आएगा। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, कितना आ गया? 1। यानी कि जो विकृति होता है आपका, वो आपका विमा रहित होता है, विमा रहित होता है। तो विमा रहित है तो इसका विमीय सूत्र नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपके पास कोणीय त्वरण क्या होता है। तो कोणीय त्वरण जो होता है, बी ऑप्शन, कोणीय त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, और ये आपका होता है कोणीय वेग बटा में समय। कोणीय वेग को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। ये जो आपका है कोणीय वेग है, किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। पहले इसको देख लेते हैं। तो कोणीय वेग जो होता है ओमेगा, ओमेगा जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटा में टी, कोण बटा में समय। तो थीटा का तो कुछ मात्रक है नहीं, ये हो जाए 1 हो जाएगा। ठीक है, और समय का हो जाएगा सेकेंड। ये आपका मात्रक कितना आ गया? सेकेंड का -1 आ गया। ठीक है, इसको हम सेकेंड का -1 किए हैं तो इसको कितना लिख सकते हैं? सेकेंड जो होता है डिनोट करते किस है? सेकेंड किसका मात्रक है? टाइम का। तो ये t-1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें m और l है नहीं है, तो m को कितना दे देंगे? 0 दे देंगे, और l को भी 0 दे देंगे। जब कभी मात्रक लिखते हैं तो उसमें m l t तीनों होना चाहिए। जब बीमा लिखते हैं तो m l t तीनों होना चाहिए। m l इसमें है नहीं। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है नहीं, केवल समय है। तो समय को हम डिनोट करते किसे? t से, तो t-1 हो गया, और m l नहीं है तो m 0 हो गया और l 0 हो गया। ऐसे में अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, अगर कोणीय वेग की बात करें हम, अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी, तो ओमेगा का जो मात्रक है वो कितना आ गया है? 1/s आ गया है। कितना आ गया है? 1/s आ गया है आपका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? 1/s। ठीक है, और नीचे में कितना है? समय है, तो ये भी हो जाएगा s। ये आ गया हमारे पास कितना? 1/s²। ये आ गया कितना आपका? s-2। फिर से लिखिए आप, ये s किसका मात्रक है? t का, तो हम कितना लिख सकते हैं? t-2। ठीक है, लेकिन m और l है, द्रव्यमान और लंबाई है नहीं है, तो उसको कितना बना दें हम? 0 बना दें। तो m0 और l 0, तो m0 l0 t-2 जो है वो आपका कोणीय वेग का विमा है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कोणीय वेग आपका सही है। ठीक है, अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति को हम डिनोट करते हैं v से। v जो होगा आपका 1/t होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/t होता है। तो यह आ गया 1/s। ये आया कितना? s का -1, m है नहीं अपने पास, अब हम फटाफट कर लेते हैं m0 l0 और t-1। तो अब देख रहे हैं कि जो आपका कोणीय वेग, सॉरी सी में होगा, बी होगा आपका कोणीय त्वरण। त्वरण का मात्रक निकाले यहाँ पे ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे m0 l0 t-1 आया है, और यही मात्रक पाया है विमीय आया है किसका? कोणीय वेग का। तो कभी कभी ये भी होता है, पूछा जाता है इनमें से किनका जो है वो विमीय सूत्र सेम है। तो कोणीय वेग का और आवृत्ति का विमीय सूत्र जो होता है वो सेम होता है।
क्लियर है? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है आपको तो आप उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर आता? नेक्स्ट अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा ताप मापीय गुणधर्म नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? ताप मापीय गुणधर्म नहीं है। तो ताप मापीय गुणधर्म होता है कि ताप से अगर वैसा गुणधर्म जो कि ताप से नहीं बदलता है, तो पदार्थ का रंग जो होता है वो ताप से डिपेंडेंट नहीं होता है, ताप पर नहीं बदलता है। तो बोल सकते हैं कि पदार्थ का रंग जो होता है वो आपका ताप मापीय गुणधर्म नहीं है। बाकी सारा जो होता है आपका वो ताप पे डिपेंडेंट होता है, ताप बदलने पे इसका इफेक्ट बदलता रहता है। जैसे हम बात करें थर्मामीटर, इसको तापमापीय बोलते हैं। गुण किसी पदार्थ की वे भौतिक विशेषताएं होती हैं जो तापमान बदलने के साथ नियमित और मापने योग्य तरीके से बदलती हैं। तापमान नापने वाले उपकरण जैसे कि थर्मामीटर में इन्हीं गुणों का उपयोग होता है। ठीक है? अगर पदार्थ के रंग की बात करें तो तापमान बदलने से सामान्यतः पदार्थों का रंग नियमित रूप से नहीं बदलता है, इसलिए इसे एक मानक थर्मामीट्रिक गुण नहीं माना जा सकता है। क्लियर है? विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने या घटने पर धातुओं और अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध बदलता है। क्लियर है? तापमान बढ़ाइएगा या घटाइएगा तो विद्युत प्रतिरोध बदलेगा। इसी गुण के आधार पर प्रतिरोध थर्मामीटर का काम होता है। ठीक है? धातु के छड़ की लंबाई तापमान बढ़ने पर धातु के छड़ में तापीय प्रसार होता है और उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका लंबाई भी बढ़ जाएगा और इसी सिद्धांत पर हमारा मरकरी थर्मामीटर काम करता है। ठीक है? जब हम उसे तापमान नहीं देते हैं तो देखिएगा मरकरी जो होता है थर्मामीटर सबसे नीचे बैठा रहता है, जैसे उसे तापमान मिलता है तो वो फैलने लगता है और ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ठीक है? गैस का दाब स्थिर आयतन और स्थिर तापमान, ठीक है, सॉरी, स्थिर आयतन और तापमान बदलने से गैस का दाब जो होता है वो बदलता है। इसी गुण के आधार पर स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर आपका काम करता है। किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है? किसी भी तंतु में अगर तरंग उत्पन्न होता है तो उसमें कौन सी गति होनी चाहिए? तो उसमें होता है आपका आवधिक दोलन गति। कौन सा? आवधिक दोलन गति, ऑप्शन नंबर बी। किसी तंतु या रस्सी में तरंग उत्पन्न करने के लिए उसके एक सिरे को लगातार ऊपर नीचे या आगे पीछे एक निश्चित समय अंतराल में गति करानी पड़ती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आवधिक गति कहते हैं। किसी रस्सी में हमको तरंग उत्पन्न कराना है तो हम क्या करेंगे? उसको या तो ऊपर नीचे या आगे पीछे हम उसको झटका देंगे, तो उस प्रकार गति को हम कहते हैं आवधिक दोलन गति। तंतु के कण जो होते हैं अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं, जिससे माध्यम में विक्षोभ आगे बढ़ता है और तरंग का निर्माण होता है। जैसे ये रस्सी है आपका, अगर आप इसको ऊपर नीचे तरंग कर रहे हैं तो इसका कण जो होगा वो ऊपर नीचे होगा। ठीक है? दोलन करेगा। इस दोलन के चलते आपका तरंग का निर्माण होता है। हम यादृच्छिक गति की बात करें तो यह एक अनिश्चित और टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। ठीक है? क्या होती है? अनिश्चित और टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। जैसे हम बात करें गैस के अणुओं की गति और जिगजैग मोशन, गैस के अणु जो होते हैं वो किसी दिशा में गति कर सकते हैं, तो उसका जो गति होता है कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति से तंतु में तरंग उत्पन्न नहीं होता है। गैर त्वरक जिसमें की त्वरण जीरो है, नॉन एक्सेलरेटेड, स्थानांतरणीय गति, तंतु के एक सिरे को केवल एक ही दिशा में बिना त्वरण के खींचते रहेंगे तो उसमें लगातार चलने वाली तरंग उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ये मान लीजिए कि आपका तंतु है, हम क्या करते हैं? इसको इधर खींचते हैं, एक ही दिशा में हम खींचते हैं, तो खींचने से उसमें तरंग उत्पन्न नहीं होगा। हमको इसको तंतु को कैसे करना पड़ेगा? ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हिलाना पड़ेगा, आवधिक दोलन करना पड़ेगा, तभी जाकर के तरंग उत्पन्न होगा। सरल रेखीय गति यह केवल एक सीधी रेखा में होने वाली गति है, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो तरंगों के निर्माण के लिए कणों को अपनी जगह पर बार बार कंपन या दोलन करना अनिवार्य होता है, न कि केवल एक दिशा में सीधे चलने से। जब तरंग उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसको अपनी जगह पर बार बार कंपन करना पड़ेगा। सीधी रेखा में चलने से तरंग उत्पन्न नहीं होती है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब जो होता है वो हमारा होता है कितना? दाब का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, याद है? दाब बराबर होता है आपका बल बटा में
त्वरण। क्या होता है? बल बटा में त्वरण। अगर आपको बल का बीमीय सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेंगे। ठीक है, त्वरण नहीं होता है यहाँ पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है ना। बल का याद है? नहीं याद है? तो बल का फॉर्मूला हम पीछे देखे थे, क्या था हमारा? एम ए होता है ना, एम ए। क्षेत्रफल जो होता है वो तो क्षेत्रफल अभी हम छोड़ देते हैं, क्षेत्रफल। अगर हम एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ए क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं केजी से। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, और त्वरण का मतलब क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा केजी है, यहाँ मीटर है, नीचे में मीटर स्क्वायर है, तो एक से मीटर कट जाएगा और 1 मीटर बच जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा? मीटर बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। सबको ऊपर भेज देते हैं तो किलोग्राम। ठीक है, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर -1 हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड -1 हो जाएगा। अच्छा, किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान किससे डिनोट करते हैं? एम से। एम एक बार है आपका, एम छोड़ते हैं। एम किसका मात्रक है? मीटर है ना, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई कैसे हो जाएगा? एल से। एल -1। और सेकंड किसका मात्रक है? समय का। समय कैसे हो जाएगा? टी। तो टी हो जाएगा आपका -2। एम एल -1 और टी -2। एम एल -1 और टी -2, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को हम कहते हैं क्या? मात्रकों की प्रणाली। ठीक है, मूल मात्रक और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों को मिला करके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मात्रकों की प्रणाली बोलते हैं। मात्रकों की प्रणाली भौतिक राशियों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों, जिसको हम डिराइव कहते हैं, क्या पूरा समूह या समुच्चय होता है। ठीक है, विज्ञान में मुख्य रूप से 4 प्रकार की मात्रक प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? एसआई प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली और एफपीएस प्रणाली। ये 4 प्रणाली है आपकी। एसआई प्रणाली की बात करें हम तो यह वर्तमान में दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से उपयोग होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इसे एमकेएस प्रणाली का ही सुधरा हुआ रूप माना जाता है। एमकेएस को ही सुधार करके एसआई प्रणाली बनाया गया। सुधार करके क्या गया? टोटल का टोटल एमकेएस ही है, बस ये समझिए कि आपका नाम बदल दिया गया है। अगर हम बात करें एसआई मात्रक में तो 7 मूल मात्रक और 2 आपके पूरक मात्रक हैं, जिनके आपके मात्रक और नोटेशन दिए गए हैं। तो 7 राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश तीव्रता। ये आपके मूल मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और तापमान का जो स्थायी मात्रक है वो केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, याद रखिएगा। पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, और प्रकाश की तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। अगर मीटर की बात करें हम तो उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, किलोग्राम में स्मॉल के और स्मॉल जी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से। ठीक है, मोल को मोल से और कैंडेला को सीडी से। इसी तरह पूरक मात्रक आपके जो होते हैं समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण को हम रेडियन से और ठोस कोण को स्टेरेडियन से। और रेडियन का मात्रक जो होता है वो आर ए डी होता है, स्टेरेडियन का मात्रक जो होता है आपका वो एस आर होता है। क्लियर है आपका? अब आता है दूसरा जो प्रणाली आपका एमकेएस प्रणाली। इस प्रणाली में भौतिक राशियों को मापने के लिए 3 मुख्य मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इसमें हम एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, और एस मतलब समय। यानी लंबाई के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, और समय के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं। सीजीएस प्रणाली क्या हो गया? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली। इसको हम गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। और इसको मीटरी प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीटरी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए ग्राम का यूज करते हैं, और समय के लिए सेकंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसे हम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, और ये मुख्य रूप से आपका यूके और यूएसए में यूज होता है।
ठीक है। लंबाई के लिए हम द्रव्यमान फुट का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए पाउंड का यूज करते हैं, समय के लिए सेकंड का यूज करते हैं। ठीक है। इंडिया में भी होता है, जो कभी देखिएगा अगर बच्चा जन्म लेगा तो किलो में नहीं बताएगा, उसका पाउंड में बताएगा। ठीक है, कितने पाउंड का बच्चा है। ठीक है। अगर हम किसी चीज का घर का लंबाई चौड़ाई नापते हैं तो हम किस में नापते हैं, फीट में ही नापते हैं। आज समय बेड नापते हैं हम तो फीट में नापते हैं, कितने फीट का बेड है, 3 फीट का, 4 फीट का, 5 फीट का, 5 फीट का बेंच है। इस टाइप से हम कहीं कहीं इंडिया में भी अभी इसका यूज होता है। क्लियर है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा यूके और यूएसए में ही है, इंडिया में भी अभी थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में समाये किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध को बदलने के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं धारा नियंत्रक का। ठीक है, धारा नियंत्रक का, इसको हम बोलते हैं रियो स्टेट, रियो स्टेट बोलते हैं इसको। क्लियर है। क्या होता है कि परिपथ में धारा नियंत्रक एक ऐसा घटक है जिसका उपयोग प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। जब हम वोल्टेज के स्रोत को बदले बिना, हम वोल्टेज को नहीं बदलना चाहते हैं और परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करना होता है, तब हम धारा नियंत्रक के जरिए उसके प्रतिरोध को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे हम बात करें, हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। ठीक है, मान लो कोई सर्किट है जिसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है, तो प्रतिरोध में देखिए तो एक एरो होता है, जिसको हम एरो को घसका के इधर या इधर घसका के हम प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको बोलते धारा नियंत्रक, ये प्रतिरोध होता है। लेकिन प्रतिरोध में जब ये ऐसा प्रतिरोध जिसको हम बदल सकते हैं तो उसको अलग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, रियो स्टेट। ठीक है, तो ये जो एरो है आपको तो घटा बढ़ा के हम प्रतिरोध कम करते हैं, तो जिसके चलते हमारे कहता है धारा पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि हमें बोला है विद्युत धारा सॉरी वोल्टेज जो बदलना नहीं है और वो धारा को चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो आर है उसको बदलते हैं और हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए वो धारा कम प्रवाहित होगा। अगर हम आर को कम करेंगे तो वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए उसमें धारा जो है वो ज्यादा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ये काम कह रहा है कि हम रियो स्टेट का यूज करते हैं धारा नियंत्रण के चलते, हम उसको क्या करते हैं, विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं। क्लियर है। डायोड का क्या काम होता है? तो विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में बहने की अनुमति देता है। इसका मुख्य उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? यह अल्टरनेटिंग करंट एसी के वोल्टेज स्तर को कम या ज्यादा करने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। वोल्टमीटर क्या काम करता है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापने का काम करता है, वोल्टेज को नापने का काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्यावक्रिय, क्या है, ज्यावक्रिय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अगर आप ज्यावक्रिय वक्र की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल वेव। तो आपको दिख रहा नाम से इस है ना, तो आप याद रख सकते हैं इससे क्या हो जाता है आपका इस आकार की तरंग। ठीक है, कैसा हो जाएगा आपका ये इस आकार की तरंग हो जाएगा ज्यावक्रिय तरंग में। क्लियर है। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पे विक्षोभ क्या होता है? विक्षोभ आपका जो होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे विक्षोभ आपका क्या है? अधिकतम है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। और जहां पे विक्षोभ आपका न्यूनतम है उसको हम बोलते हैं गर्त। क्लियर है। और यहाँ पे जो है आपका विक्षोभ जो होता है आपका शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो किन्हीं दो शिखरों या किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसको लैम्डा से सूचित करता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? किन्हीं दो शिखर या किन्हीं दो गर्त के बीच की दूरी को बोलते हैं। ठीक है, अगर माध्य बिंदु से शिखर की जो मैक्सिमम जो ऊंचाई होती है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है। इसका मतलब होता है क्या? आयाम। क्या होता है ये? आयाम बोलते हैं हम इसको। मध्य बिंदु से और शिखर के दूरी को हम आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर।
किसी तानित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। अगर कोई रस्सी है, ठीक है, जिसको हम दोनों तरफ से खींच के रखे थे, तान के रखे थे, इसको छोड़ दें, ठीक है, इसमें कंपन कराएं तो कैसा तरंग उत्पन्न होगा। इसमें आपका तरंग जो होगा वो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगा। कैसा तरंग उत्पन्न होगा? अनुप्रस्थ तरंग आपका उत्पन्न होगा। जब किसी तानित डोरी को, जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, या किसी साधारण रस्सी को खींच कर छोड़ा या विक्षुब्ध किया जाता है तो डोरी के कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास रस्सी है, इसको हम नीचे से खींच करके, ठीक है, छोड़ देते हैं तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, होगा ना, होगा। तो यानी देखिए ये हमारा क्या है, ये तरंग की दिशा है। तरंग कहाँ बढ़ रही है? आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन कण जो है, जो रस्सी है, वो कैसे ऊपर नीचे होगी? कैसे बढ़ेगी? वो तो ऊपर नीचे होगी, ठीक है। तो हम यही देख रहे हैं कि जो तरंग की दिशा है, ठीक है, और जो कण की दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत है। तो जब लंबवत होती है, ठीक है, जब कण की दिशा और तरंग की दिशा लंबवत होती है तो उस तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान रहेगा, जब भी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो तरंग बन रहा है और जो कण हो रहा है वो किस दिशा में। अगर लंबवत है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में आपका शिखर और गर्त का निर्माण होता है। क्लियर? अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो ये तरंगे बिना किसी भौतिक माध्यम जैसे कि हवा, रस्सी के भी निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। तो वैसी तरंग जो बिना माध्यम के गति कर सकता है तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे प्रकाश, प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन करता है, एक्सरे भी करता है, ठीक है। डोरी में जो तरंग उत्पन्न होता है उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। वो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि डोरी में तरंग को उत्पन्न होने के लिए एक माध्यम का जरूरत होता है। ये हमारा क्या हो गया? यांत्रिक तरंग हो गया। पृष्ठीय तरंग क्या होता है? ये तरंगे मुख्य रूप से दो अलग अलग माध्यमों की सतह पर उत्पन्न होती हैं। जैसे पानी की ऊपरी सतह पर उठने वाली लहर। पानी जो होता है हमारा नदी में, नाला में, तालाब में, जहां भी, वहां पे हम जो उसके ऊपर सतह पर जो तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पानी है और इधर से हवा चल रही है, तो हवा चलेगी तो पानी को छूते हुए निकल जाएगी। तो पानी को छू के निकलेगी तो एक हवा है और एक ये पानी है, दो अलग अलग माध्यम है। तो उसके चलते जो इसमें तरंग उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय तरंग बोलेंगे। क्लियर है? मरोड़ी तरंग, यह तरंग तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु को मोड़ा या घुमाया जाता है। डोरी को समान रूप से विक्षुब्ध करने पर यह तरंग उत्पन्न नहीं होगी। जब डोरी को हम मोड़ेंगे तो उसमें जो तरंग बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या? मरोड़ी तरंग। 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति का फॉर्मूला आपका होता है 1/t। क्या होता है? 1/t। 1/0.01, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में चला जाएगा 100। कितना चला जाएगा? 100 चला जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना? 100/100। और आवृत्ति को किसमें मेजर करते हैं? तो ये मेजर करता है आपके हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। तो ऑप्शन सी जो आपका है वो करेक्ट है। कौन सा? 100 हर्ट्ज। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु तथा दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण कहाँ होते हैं? तो आपके एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? आपके एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हमारे पास मानते दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण में जो किरण आती है हम इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण लौट जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और दर्पण के जिस बिंदु पे ये गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु और दर्पण के बीच 90 डिग्री बनाती हुई जो रेखा चली जाती है इसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं आपके एक ही तल में होते हैं। क्लियर आता? ठीक है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ के हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो क्यों जोड़ते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए, ठीक है। किसके लिए? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका परिपथ है, वोल्ट मीटर को इसके समानांतर जोड़ा गया, ठीक है।
तो वोल्टमीटर का क्या काम होता है? तो विभवांतर मापन। विभवांतर को किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। विभवांतर क्या होता है? किन्हीं दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ लगा दिया है, कोई भी प्रतिरोध लगा दिया है, मान लीजिए बल्ब लगा दिया है, तो उनके बीच का अंतर मापने का काम करता है। इसलिए वोल्टमीटर को उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जहां पे वोल्टेज मापना होता है। जहां पे वोल्टेज मापना है उसको हम समांतर में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बल्ब था, यहाँ पे हम लगा दिए पंखा लगा दिए। क्या लगा दिए? पंखा लगा दिए। अब हम इस पंखा का वोल्टेज चेक करना है तो हम वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे, इसके समानांतर में। तो जहां पे हमको जिस भी चीज का हमको वोल्टेज निकालना है उसके समांतर में वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। और क्यों समांतर में? क्यों? क्योंकि जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, यानी प्रतिरोध जो होता है आपका अनंत होता है। इसे समांतर क्रम में जोड़ने का मुख्य कारण यह है कि यह परिपथ की मुख्य धारा को प्रभावित न करे। जो परिपथ में जितना धारा जा रहा है उस धारा को ये प्रभावित न करे, कम ज्यादा न करे, और परिपथ से खुद के भीतर बहुत कम या न के बराबर धारा ले जाए। और इसके अंदर वोल्ट मीटर के अंदर से धारा जो है वो नहीं जाना चाहिए। जैसे हम भी बराबर बात करें, आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है? आई आर। अगर हम यहाँ से आई निकाल ले तो क्या हो जाएगा? भी बटा में आर हो जाएगा। हमारा बोला जा रहा है कि जो आर है उसका मान कितना है? अनंत है, जीरो नहीं, अनंत है। कितना है? अनंत है। तो भी बटा में अनंत हो गया। ठीक है, अगर भी को अनंत से भाग दें, किसी भी नंबर को अनंत से भाग दें, कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई कितना आ गया? जीरो। यानी वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग, वोल्टेज के सापेक्ष हमारा करंट कितना जाएगा? जीरो जाएगा। वोल्ट मीटर हमारा करंट नहीं लेगा, सारा का सारा करंट हमारा बल्ब और पंखा लेगा। इससे हमारा जो होगा वो करंट का नुकसान कम होगा, बिजली बिल हमारा कम आएगा। क्लियर आता? आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? आधार राशियों की मात्रकों को मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहता है? मौलिक या मूल मात्रक। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इसमें ध्वनि में क्या है? ध है, तो ठीक है, अनुदैर्ध्य हो गया, भी ध है। ऑप्शन नंबर बी 23 का बी। ध्वनि कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्लियर है? वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य क्यों होती है? तो जब ध्वनि तरंग वायु में गति करती है तो हवा के कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के समांतर यानी आगे पीछे होते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि हवा जिस दिशा में जा रही है ध्वनि भी उसी दिशा में जाती है। ठीक है, हवा जिस दिशा में जा रही है ध्वनि भी उसी दिशा में जाती है। हवा एक गैसीय माध्यम है जिसमें दृढ़ता गुणांक नहीं होता है, इसलिए इसमें केवल दबाव के अंतर के कारण विक्षोभ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यानी हवा में जितना ज्यादा दबाव होगा ध्वनि हमको आपको उतनी ज्यादा दूर तक सुनाई देगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो अनुदैर्ध्य होता है वो दो कारण से होता है। ठीक है, एक संपीड़न से और एक विलयन से। जहां हवा के कण बहुत पास पास आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जहां हवा के कण बहुत पास पास आ जाते हैं और वहां पे दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, और दूसरा बनता है क्या? जहां हवा के कण दूर दूर हो जाते हैं और दाब क्या होता है? कम बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, हवा के कण दूर दूर हैं और यहाँ पे आपका जो दाब है वो कम हो जाता है। क्लियर? ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य है। ठीक है, तो उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कंपन भी होना चाहिए और माध्यम भी होना चाहिए। ऑप्शन ए जो आपका है वो करेक्ट है। केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम, ये चीज दोनों होनी चाहिए। क्लियर है? तब बोलता है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसा तरंग है? मैकेनिकल वेव है, जिसके उत्पन्न होने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए मुख्य रूप से दो चीजें अनिवार्य हैं। एक है आपका कंपन और दूसरा आपका प्रत्यास्थ माध्यम। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसी वस्तु जैसे कि गिटार का तार हो गया, वोकल कार्ड हो गया, ड्रम हो गया, का अपनी जगह पर कंपन करना जरूरी होता है। ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण भी होना चाहिए ताकि उसके कण विक्षोभ को आगे बढ़ाकर वापस अपनी मूल स्थिति में लौट सके। ठीक है,
जो विक्षोभ है, जो तरंग है, उसको आगे बढ़ा करके जो माध्यम था अपना वो पहले की स्थिति में आ जाए। इसलिए हमको माध्यम जो होता है वो कैसा होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। जैसे कि रबड़ आप समझ सकते हो, रबड़ क्या होता है, इलास्टिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमा ml-3 है। क्लियर है, किसका पूछा है, ml-3 आपसे पूछा है। तो हम निकालते एक एक का, किसका है, ठीक है। अगर हम बात करें घनत्व का, तो घनत्व क्या होता है आपके पास, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है केजी, आयतन का मतलब क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। तो हम बात करें केजी जो होता है उसको केजी मीटर के ऊपर भेज दिया जाएगा, मीटर-3। केजी को लिख सकते हैं एम, और मीटर क्या लंबाई है, तो लंबाई क्या लिखेंगे l-3। तो ये तो आपसे पूछा गया है ml-3, तो घनत्व जो है आपका वो राइट आंसर है। बाकी सबका दाब का मैंने बता ही दिया है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का एक ही होता है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या बता देते हैं, W बराबर आपका होता है Fs। F क्या आपका बल है और S क्या आपका विस्थापन है, विस्थापन मतलब दूरी। तो बल का कैसे निकालेंगे हम, बल का फॉर्मूला होता है ma, ठीक है, और ये हो गया S। M का मतलब क्या हो गया द्रव्यमान, किलो। ये त्वरण, त्वरण मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये S जो है सेकंड नहीं है, क्या विस्थापन है। विस्थापन मतलब क्या होता है दूरी, दूरी कैसे डिनोट करेंगे हम, मीटर में। कैसे डिनोट करेंगे, मीटर में। तो ये क्या आपके पास केजी मीटर 2 बार आ गया, ठीक है, एम स्क्वायर, और सेकंड जो है इसको ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका S-2। क्लियर है। केजी को कैसे लिखेंगे, एम से, ये क्या है आपका लंबाई है, एम क्या होता है मीटर लंबाई, तो L2, और क्या है इसका समय है तो T-2, ml/2 T-2। ये आपका ऊर्जा का भी है और कार्य का भी है, क्योंकि इसका डिफिनेशन होता है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला जो होता है आपका एक ही होता है, ठीक है। दाब का मैंने पीछे बताया है, आप चेक कर लीजिएगा। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल लगता है। कोई पदार्थ है जो कि तरल पदार्थ में डूबा हुआ है और उस तरल पदार्थ को विस्थापित कर दिया, तो कौन सा बल उत्पन्न होता है। इसमें आपका उत्पन्न होता है उत्प्लावक बल। कौन सा उत्पन्न होता है, उत्प्लावक बल। जब किसी पिंड या किसी को किसी तरल पदार्थ से द्रव या गैस में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह तरल पदार्थ उस पिंड पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। इसी बल को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल, बायोंस फोर्स या अपथ्रस्ट भी कहते हैं। जैसे जहाज है, जहाज ने नीचे की ओर बल लगाया है, ठीक है, तो जितना बल लगाया है उतना पानी रिप्लेस हुआ है, तो और वो नीचे की पानी और बल लगा दिया है, तो इसके चलते क्या होता है कि आपका जहाज जो वो नहीं डूबता है। क्लियर है। यही काम जो करता है आपका ये पिन में होता है, पिन के द्वारा जो हटाया गया पानी है वो कम है, तो उत्प्लावक बल जो लगता है वो कम लगता है इसके भार के कंपेरिजन में, जिसके चलते पिन जो होता है वो डूब जाता है। क्लियर है। अगर जितनी भार की वस्तु है उतना पानी हटाएगा तो वो तैरता रहेगा, उससे कम पानी हटाएगा तो वो डूब जाएगा। क्लियर है। यह परिघटना आर्किमिडीज के सिद्धांत कहलाती है। उत्प्लावक बल जो होता है क्या करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहलाता है, जिसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के वजन के बिल्कुल बराबर होता है। इसी बल के कारण पानी में डूबी हुई वस्तुएं हमें हल्की महसूस होती हैं और जहाज पानी पर तैर पाते हैं। ठीक है, वही बताया मैंने कि जितना जहाज का भार है उतना वो आपका क्या होता है, पानी को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, जिसके चलते जहाज नहीं डूब पाती है। अगर हम कमानी बल की बात करें तो यह किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर उसके द्वारा अपने मूल स्थिति में लौटने के लिए लगाया जाने वाला बल है। जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम खींच करके लंबा कर दिए हैं, तो लंबा करेंगे तो फिर से ये वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेगा, तो जिस बल के कारण आएगा उस बल को हम बोलते हैं कमानी बल। क्लियर है। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है, तो यह वह संपर्क बल है जो किसी सतह द्वारा उसके ऊपर रखी वस्तु पर
सतह के लंबवत ऊपर की ओर लगाया जाता है, जैसे मेज पर रखी किताब पर मेज द्वारा लगाया गया बल। जैसे मान लेते हैं ये हमारा मेज है, इसके ऊपर हम किताब रखे हैं, किताब का अपना कुछ द्रव्यमान होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जो किताब है वो मेज पे बल लगाएगी mg। ठीक है, तो इस न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब पुस्तक आपकी मेज पे बल लगा रही है mg के हिसाब से, तो मेज जो है वो भी पुस्तक पे बल लगाएगा, उस बल को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल बल। क्या बोलते हैं आपके, नॉर्मल बल बोलते हैं। इसके बाद आपका घर्षण, यह दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल है, जो गति के विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण कहाँ काम करता है, गति के विपरीत दिशा में। अगर मान लीजिए हमारा सरफेस है और हम चल रहे हैं, इधर की ओर चल रहे हैं, तो हमारा जो बल है कहाँ लग रहा है, इस दिशा में चल रहा है, तो घर्षण जो यहाँ पे लगेगा इस जमीन और हमारे पैर के बीच, वो हमारे उल्टा लगेगा। ठीक है, तो बोला क्या, विपरीत होता है, इसीलिए हम लोग चल पाते हैं या साइकिल चला पाते हैं या कुछ भी जमीन पे कर पाते हैं, किसी कारण, घर्षण बल के कारण। अगर हम यही चीज घर्षण रहित पे करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। क्लियर तक। नेक्स्ट आपका, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है। ठीक है, कौन सा बल जो है उसमें भौतिक संपर्क जरूरी नहीं है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है। तो इससे तो क्लियर हो गया, खगोलीय पिंड की गति को कौन नियंत्रित करता है, ये करता है आपका गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। कमानी बल, घर्षण बल, तनन बल जो होता है वो, इनके लिए वस्तु के बीच में संपर्क होना जरूरी है, तभी ये काम करते हैं। अगर हम बात करें बल के प्रकार की, तो दो प्रकार के बल होते हैं, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। संपर्क बल में क्या होता है, जब दो वस्तुएं आपस में भौतिक रूप से एक दूसरे को छूती हैं। ठीक है, जैसे घर्षण बल, चलती हुई गेंद को रोकने वाला बल, अगर गेंद चल रहा है और एक पैर से रोक रहा है, तो दोनों के बीच भौतिक संपर्क हो रहा है। ठीक है, तो घर्षण बल कैसा है, संपर्क बल है। उसी तरह पेशीय बल, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। ये शरीर, ये जो बच्चा है वो इस ऑब्जेक्ट उठाने का कोशिश कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट में इसके हाथ में, ठीक है, दोनों में संपर्क है, तो ये कैसा हो गया आपका, संपर्क बल। तनाव बल, खींची हुई रस्सी या डोरी में खिंचाव। ठीक है, ये डोरी में खिंचाव हो रहा है, जैसे डोरी है तो यहाँ और यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच जो बल हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, तनाव बल। कैसा है, संपर्क बल है। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को नीचे खींचने वाला बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण आपका कैसा है, असंपर्क बल है। असंपर्क बल क्या होता है, जो भौतिक संपर्क नहीं होता है, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो जब ये देखिए गिर रहा है तो इसको कोई टच कर रहा है, कुछ टच नहीं कर रहा है, पृथ्वी नीचे है, ठीक है, तो इसको टच नहीं कर रही है, तो कैसा हो गया, असंपर्क बल। तो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जो होता है, अगर किसी लोहे को चुंबक से खींचते हैं तो क्या चुंबक और लोहा के बीच कोई संपर्क है, कोई रस्सी है क्या, किसी तरह से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, तो ये भी कैसा हो गया आपका, असंपर्क बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, आवेशित कणों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये भी चुंबकीय बल के जैसा होता है। ठीक है, ये भी आपका कैसा है, असंपर्क बल है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, क्लियर है, तो उसके कण जो होते हैं वो तेज गति करने लगते हैं। कैसे गति करने लगते हैं, तेज गति करने लगते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसे बाहर से उष्मा ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का क्या होता है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने का कण जो होते हैं अपनी जगह पर और तेजी से कंपन करते हैं या उधर उधर भागने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म करने पर पदार्थ फैलते हैं और ठोस पिघलकर द्रव में तथा द्रव उबलकर गैस में बदलता है। ठीक है, पदार्थ फैलता है तो ठोस फैलकर क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, और द्रव फैलकर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो धीमी गति करते हैं। धीमी गति कब करेगा, जब पदार्थ को ठंडा किया जाएगा तब वो गति करना बंद कर देंगे। कोई पदार्थ जो होता है कण जो गति करना कब बंद करेंगे, जब हम उसको परम शून्य तापमान पर ले जाएंगे। परम शून्य तापमान कितना होता है, 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। क्लियर, इस पर पूरी तरह से बंद करते हैं। वे नष्ट हो जाते हैं, कण कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कण कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो अपनी अवस्था को बदल लेते हैं। विद्युत पारेषण, पारेषण मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ठीक है, तो जब हम विद्युत
पारेषण लाइनों के लिए समानांतर किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका तांबा और एल्युमिनियम का। किसका उपयोग किया जाता है? तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। विद्युत पारेषण लाइनों में तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग क्यों होता है? तो उसके उच्च विद्युत चालकता के कारण, लागत और वजन के कारण। तो तांबा और एल्युमिनियम जो होता है दोनों ही विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, जिनमें से बिजली आसानी से बह सकती है और ऊर्जा का नुकसान बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऊर्जा का नुकसान क्या होता है? कम होता है। लागत और वजन के बारे में बात किया जाए तो लंबी दूरी के बड़े पारेषण टावरों और ओवरहेड लाइनों के लिए मुख्य रूप से एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है जब लंबी लंबी दूरी को हमको भेजना होता है। एल्युमिनियम तांबे की तुलना में काफी हल्का और बहुत ही सस्ता होता है, इस कारण से उसका लंबे लंबे टावरों में हम यूज करते हैं, जिससे भारी खंभों पर वजन कम पड़ता है। ठीक है, घरेलू और स्थानीय वायरिंग में तांबे का जो होता है वो अधिक उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जंग कम लगता है, इसमें संक्षारण भी जो होता है वो कम होता है। एल्युमिनियम में संक्षारण ज्यादा होता है, वो जल्दी खराब होता है, इसलिए वो घर में क्या यूज करते हैं? तांबा का यूज कर लेते हैं। लोहा और निकल की बात करें हम तो लोहे का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिससे बिजली ले जाने के चलते वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और ऊर्जा का भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा वो ऊर्जा लेगा, बिजली लेगा, तो उतना ज्यादा बिजली का नुकसान होगा। ठीक है, जस्ता और शीशा की बात करें हम, इनका जो विद्युत चालकता होता है वो बहुत ही कम होता है और शीशा जो होता है भारी के साथ साथ विषैला भी होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। चांदी और सोना, चांदी और सोना का यूज कर सकते हैं, ये जो तांबा और एल्युमिनियम है उससे भी अच्छा सुचालक होता है, लेकिन ये बहुत महंगा होने के चलते हम इसका यूज नहीं करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा का वाट होता है नहीं, ऊर्जा थोड़ी तो वाट, ऊर्जा तो ये पावर का होता है। वाट किसका होता है? पावर का। जूल जो होता है वो ऊर्जा का होता है। किसका? जूल जो होता है वो ऊर्जा का होता है। वाट जो होता है पावर का होता है। केल्विन तापमान का और न्यूटन बल का। विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है? तो ये आपका होता है टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? अभी बताया था हमने, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। पास्कल किसका है? दाब का है। जूल तो ऊर्जा का देख ही लिया। बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो लंबाई के लिए कौन सा होता है? मीटर। हमें भी देखा था। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। एम्पियर धारा का। क्लियर है? तो ये आज का हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज 1 था वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।